डियर स्टूडेंट्स, आज मैं झारखंड बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट प्रसारित किया है झारखंड के स्टूडेंट के आगामी परीक्षा को देखते हुए आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और आज जो फिलहाल हम जिस तरह के क्वेश्चन के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और क्वेश्चनों की संख्या जो है 40 है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। विषय है सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के लिए, समय 1.5 घंटा, पूर्णांक 40। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर का जो ये नियम होता है वो आप देख लीजिए और इसके बाद हम बारी बारी से इसके जो 40 क्वेश्चन हैं हम उसके बारे में आपके पास चर्चा करेंगे, उसको रखेंगे, उसका उत्तर बतलाएंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम अधिक से अधिक आपको जानकारी के लिए व्याख्या करेंगे उसका। और अब हम इस मॉडल का जो क्वेश्चन है अब हम उसको पहला क्वेश्चन लेते हैं, शुरू करते हैं अब। हाँ, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? 4 ऑप्शन है। समान संस्कृति यानी एक समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। तो इसका जो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है इसका आंसर होगा इनमें से सभी। हम इसको लॉक करते हैं और आप इसको याद रखेंगे या भी नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इस मॉडल सेट का। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑस्ट्रिया है, बर्लिन है, प्रसा है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन है यहाँ पर और इसका जो सही उत्तर होगा वो प्रसा होगा। ये प्रसा का जो है चांसलर था। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब हम अपने देश में आ गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? यहाँ पर 4 आंदोलन का नाम है, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बारदोली आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो ये चारों में जो है इसका आंसर सी होगा यानी बारदोली आंदोलन। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है शुरू किया था बारदोली आंदोलन किसानों के लिए। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन का जवाब आपको दिखाई पड़ रहा होगा और हमने तीनों को लॉक कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? ये आपका जो है सो भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला, भारत में संवैधानिक व्यवस्था कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए और नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, लगान से संबंधित कानून बनाने, व्यापार से कानून बनाने। तो साइमन कमीशन का आप लोग भी नाम सुने होंगे। ये ब्रिटेन की सरकार ने भेजी थी 1928 ईस्वी में और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था पहला यानी ए इसका उत्तर होगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन की सरकार भेजी थी यहाँ पर ये पता करने के लिए कि आखिर क्या बात है कि भारत में हमेशा हमारा विरोध हो रहा है, वहाँ से हमारी व्यवस्था कैसे चल रही है, तो इसी को जांच के लिए भेजा था। फिर है 5वां क्वेश्चन कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? अब बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास है, सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। तो इसका सही उत्तर होगा रेशम मार्ग। ये रास्ता जो है ये रेशम मार्ग जो था ये 3 महादेश को जोड़ता था, एशिया को, यूरोप को और अफ्रीका को भी। और रेशम मार्ग इसका इसलिए नाम था कि चीन से जो है सो ज़्यादा इससे रेशम का जो है व्यापार होता था, इसीलिए इस मार्ग का नाम था रेशम मार्ग। और यह प्राचीन काल में जो है बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत दिन तक इसका महत्व बना रहा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया रेशम मार्ग। और अब हम अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाड़ियों के उत्पादन के लिए, चलिए इतिहास का क्वेश्चन है, असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपका, एडिसन है, फिलिप्स है, रूजवेल्ट है, हेनरी फोर्ड है। तो हेनरी फोर्ड इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि हेनरी फोर्ड जो है एक बार शिकागो गया था और शिकागो में जो है उसमें जानवरों का मांस को जो है जानवरों के मांस को बिकते हुए देखा था असेंबली लाइन में और उसी के तर्ज पर जो है वो गाड़ी का उत्पादन शुरू किया था हेनरी फोर्ड। तो इस तरह से इसका उत्तर भी अब आपको पता चल गया।
अब अगला क्वेश्चन है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? अगर इतिहास के किताब आप देखे होंगे तो उसमें चैप्टर के शुरू में ही जो है एक पेज पर जो है चित्रित है, तो उसमें जो दिखाया गया है वो उससे यही होता है, उसका उद्देश्य ही औद्योगिकरण किया आगे आने वाला जो समय होगा वो औद्योगिकरण का होगा, यानी उद्योग जो है सो फलेगा फूलेगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो छात्रों आप लोग सुने होंगे स्पिनिंग जेनी मशीन का नाम, और यह जो है सो ब्रिटेन में ये जो है वो सूत काटने वाला था, और ये काम पहले महिलाएं करती थी। महिलाओं को इससे बड़ी रोष भी हुआ था, गुस्सा भी हुआ था, और इस पर आक्रमण करके तोड़फोड़ भी करते थे। तो इसलिए ये जो मशीन है का नाम है स्पिनिंग जेनी, यह मशीन कताई के लिए जो है सो आविष्कार किया गया था। तो इसका उत्तर होगा कताई। और फिर अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, यानी 9 नंबर का, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस। अब देखिए प्रिंटिंग प्रेस आ गया, किनके द्वारा लगाया गया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का एक चैप्टर है आपके किताब में इतिहास में, तो ये काम हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली लोग जो है सो पहला किताब जो है सो इन्हीं लोग छापा था, और इन्हीं लोग जो है सो ये प्रिंटिंग प्रेस भारत लाने का काम किया था। इसके बाद फिर एक अगला क्वेश्चन है, गैली क्या है? गैली थोड़ा सा नया नाम लग रहा होगा आपको, लेकिन नया है नहीं। आपको किताब में मिल जाएगा, इतिहास की किताब में आप देखेंगे प्रिंटिंग वाला में, तो एक जगह बॉक्स में जो है इसकी चर्चा है, वो धातुई फ्रेम, ये इसका उत्तर होगा। ये धातुई फ्रेम का बना होता था, और उसी में जो है सो चित्र को इबारत किया जाता था। तो ये धातुई फ्रेम, गैली का है तो धातुई फ्रेम का बना होता था, और उसी में जो है सो चित्र को इबारत किया जाता था, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों, अब चलिए अब लोकतांत्रिक राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस आपका आ गया। विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उसे सत्ता का वितरण कौन सा वितरण कहा जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, दबाव समूह, सामुदायिक है। तो जैसा कि इसका उत्तर होना चाहिए, ये उत्तर होगा क्षैतिज, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को जो है सो क्षैतिज वितरण कहा जाता है सत्ता का, क्योंकि ये तीनों जो है अपने अपने जगह पर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, कोई किसी के दबाव में नहीं होता है, तो इसको क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसलिए अब हम अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं, अब इसी का, भारतीय संघ में इस समय है, चलिए थोड़ा सा अब ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, याद अगर आपको होगा तो। अभी कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो पहला ऑप्शन है 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, बी में ऑप्शन है 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, सी में है 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र, और डी में है 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। तो छात्रों इसका सही उत्तर जो होगा वो बी होगा, यानी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। आप इसको याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर जो है सो एक ही संघीय क्षेत्र है, राजधानी हालांकि उसका 2 ठो है, जम्मू में भी श्रीनगर में भी है, लेकिन एक ही जो है सो संघीय क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र भी हैं। अब अगला हम क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये भी लोकतांत्रिक राजनीति का क्वेश्चन है, और उसमें वहाँ आप देखे होंगे अपने किताब में कि वो जो ये 15 मीटर या 20 मीटर कितना के दौड़ में जो भाग लिए थे, तो उसमें जो उन लोगों ने अपने सरकार के विरुद्ध या देश के विरुद्ध कैसे जो है सो अपना विरोध प्रकट किया था, अमेरिका के वो खिलाड़ी, अश्वेत खिलाड़ी, तो उनका आंदोलन को कहा जाता है अश्वेत शक्ति आंदोलन, यानी इसी से जुड़े हुए थे। अश्वेत, अश्वेत मतलब काले लोग होता है, तो अमेरिका में जो है सो थोड़ा सा रंग के आधार पर बड़ी भेदभाव होता है, उसके लिए बड़ी आंदोलन हुआ है वहाँ पर, तो वे अश्वेत शक्ति आंदोलन से यह संबंधित था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता, अस्पृश्यता में इंटचेबिलिटी यानी अछूत, इसको छुआछूत कहते हैं हम लोग, इसको किस अनुच्छेद यानी हमारा जो संविधान है भारत का, उसका कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत को समाप्त करने के लिए आदेश देता है? तो ये अनुच्छेद नंबर है 17। आप इसको याद रखेंगे, यानी क्वेश्चन का उत्तर आपका डी हो गया। तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी 15वां नंबर से चलते हैं, शुरू करते हैं। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है?
तो वाम सेफ जो है, यहाँ 4 ऑप्शन है, किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का, मजदूरों का। तो ये वाम सेफ जो है सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, और ये उन वर्ग का है जो खासकर दलित वर्ग से होते हैं। तो इनको कोई अपमानित नहीं करे, उनके भावना को कोई चोट नहीं पहुंचावे, और समाज में वे भी अपने को सम्मान पूर्वक रह सके, इसलिए एक संघ इन लोगों ने बनाया जिसका नाम है वाम सेफ। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो बड़ा ही इसका उत्तर है, देखिएगा, राष्ट्रपति है, संसद है, उच्चतम न्यायालय है, चुनाव आयोग। तो याद रखिएगा अच्छा। तो इसका सही उत्तर होगा चुनाव आयोग, यानी डी। चुनाव आयोग जो है सो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, कैसी सरकार होती है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है उत्तरदायी सरकार, दूसरा है जिम्मेदार सरकार, तीसरा है वैध सरकार, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऊपर वाले जो तीनों हैं, तीनों सही हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा चौथा, यानी उपरोक्त सभी। ये लोकतांत्रिक सरकार में ये जो है, ये तीनों जो हैं सो पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन का उत्तर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो ये भी लोकतांत्रिक राजनीति का क्वेश्चन है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक है सूचना का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, चौथा है समानता का अधिकार। तो इसमें जो सबसे जो उपयुक्त उत्तर है वह है सूचना का अधिकार, यानी सूचना के अधिकार से जो है सो राजनीतिक सुधार में ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। तो अब हम 19 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? 4 ऑप्शन है, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, उपरोक्त सभी। तो लोकसभा में अभी तक महिलाओं के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, विधानसभा में भी नहीं है। हालांकि लोकसभा में एक विधेयक इन लोग के लिए बहुत पहले पेश किया गया है, लेकिन जब भी लोकसभा का अधिवेशन होता है, संसद में अधिवेशन होता है, तो उसको टाल मटोल कर दिया जा रहा है, और इस तरह से लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था में जो है सो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। तो इस तरह से 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका उत्तर होगा पंचायती राज। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा नदी का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत ये फेमस नदी है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, और इस पर एक बांध बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर बांध। तो उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा प्रस्तावित था, और उतना ऊंचाई होने से होता क्या कि वो जो आदिवासियों का जो इलाका था, बड़े पैमाने पर उनको भी स्थापित होना पड़ता, उनकी रोजी रोटी छीन रही थी। तो उस ऊंचाई को कम करने के लिए आंदोलन चला है, और उस आंदोलन को चलाने वाले का नाम पूछ रहा है यहाँ पर। तो 4 नाम है, बिरिंदा करात, मेधा पाटकर, सोनिया गांधी, मायावती। तो इसका उचित जवाब है मेधा पाटकर। हम इसको लॉक करते हैं, यानी मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व की थी। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन, अब ये ज्योग्राफी का विषय आ गया। तो समाप्यता मतलब समाप्त होने के आधार पर। तो इसका सही उत्तर होगा 2। एक होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में आप जानते होंगे शायद, कि एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग करते हैं तो उसको नवीकरणीय कहते हैं, और एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। हमने इसको लॉक किया, आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? यहाँ नहीं है। तो महाराष्ट्र जानिए रहे कि सबसे अधिक काली मृदा वाला ये है। गुजरात में भी वही बात है, गुजरात में भी काली मृदा है बहुत बड़े क्षेत्र पर, और मध्य प्रदेश में भी कुछ भाग पर है। लेकिन जो राजस्थान है यहाँ पर काली मृदा का अभाव नहीं है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र है ज़्यादा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? यानी दिनों दिन जो
जीव जंतुओं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो समाप्त होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, तो आखिर इसके लिए कौन कारक जिम्मेवार है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है वन्य जीव के आवास का विनाश, यानी जो वन में निवास करने वाले, वो बने, कहने का मतलब जंगल का विनाश होना। दूसरा है वन्य जीव को मारना है, शिकार करना, लोग जंगली जानवर पक्षी का शिकार करते हैं, तो क्या ये कारण होगा? तीसरा है पर्यावरणीय प्रदूषण, दावानल, तो क्या पर्यावरण की जो स्थिति निम्न होते जा रहा है, क्या वह कारण हो सकता है? या दावानल, दावानल या आप देखे होंगे जंगलों में आग लगता है धूप के दिन में खास करके, तो क्या उसके वजह से जैव विविधता कम हो रही है? तो अगर इसका उत्तर सही हो तो ये तीनों कारक जिम्मेवार हैं, इसलिए हम जो हैं ये लॉक करेंगे चौथा, यानी ये जो है ऊपर वाले ये तीनों हैं, ये तीनों के तीनों जिम्मेवार हैं इसके लिए। अब अगला क्वेश्चन हम 24 नंबर लेते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजना आप जानते होंगे कि जब कोई नदी पर बांध बना करके और उसके पानी का उपयोग हम कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं, तो उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो यहाँ पर है, पहला है बाढ़ पर नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई की सुविधा, तीसरा है जल विद्युत उत्पादन, चौथा उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आसान जवाब है इसका, ये तीनों काम होता है इससे। बाढ़ पर भी नियंत्रण होता है, क्योंकि जब हम नदी का पानी रोक देते हैं तो वह नदी जो आगे जा करके बृहद रूप धारण करके और गांव शहरों में बाढ़ की स्थिति पैदा करती थी, वो उस पर जो है वो अवरोध लग जाता है। दूसरा है सिंचाई की सुविधा, जब हम डैम बनाते हैं तो नहर निकाल करके हम वैसे क्षेत्र में जहाँ जल की कमी है ले जा करके सिंचाई भी करते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जानने के लिए जल विद्युत उत्पादन, तो इसका भी उत्तर हो गया डी, यानी उपरोक्त सभी। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर, कॉफी, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसल है? तो 4 ऑप्शन है, दलहन फसलें, तेलहन फसलें, रोपन फसलें, मोटे अनाज। तो चूंकि दलहन ये सब दाल होगा नहीं, तेलहन तेल उससे निकलेगा नहीं, अच्छा मोटा अनाज है नहीं, इसलिए यह है रोपन फसल। इसका सही जवाब होगा, ये सब रोपन फसल हैं, क्या कि ये बड़े बड़े क्षेत्र में किए जाते हैं, और एक बार जब इसका ये प्लांट लगा दिया जाता है तो बहुत दिनों तक नहीं उखाड़ा जाता है और उससे उत्पादन होता रहता है, और विशेषकर ये उद्योग के लिए कच्चा माल भी ये प्रदान करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रोपन फसल। अब अगला क्वेश्चन हम 26 नंबर लेते हैं, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, खरीफ है, रबी है, जायद है, रबी और जायद दोनों है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा खरीफ, यानी धान या चावल जिसको कहिए वो खरीफ का फसल है, और जिसके बुआई जो है वर्षा शुरू होने के समय की जाती है और शीत ऋतु में इसकी कटाई होती है। फिर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 27 नंबर, निम्नांकित कोयले के खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है? तो तलचर, बोकारो, सिंगरेनी, रानीगंज। 4 ऑप्शन है, तो तलचर हमारे यहाँ है नहीं झारखंड में, सिंगरेनी ये भी उधर मध्य प्रदेश उत्तर में कहाँ है, रानीगंज बंगाल में है, इसलिए सही उत्तर हमारा होगा बोकारो, यानी बोकारो में जो कोयला मिलता है वो झारखंड में है। तो इस तरह से हमने लॉक किया बी ऑप्शन को। और अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग? आधारभूत उद्योग वैसे उद्योग कहा जाता है कि जिसके द्वारा हम अन्य उद्योग की स्थापना करें। तो यहाँ देख रहे हैं चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योग से कोई उद्योग थोड़े लगेगा। दूसरा लोहा इस्पात उद्योग है, हाँ लोहा इस्पात, जितना भी उद्योग लगते हैं उसमें लोहा की जरूरत पड़ता है, जो भी मशीन होता है लोहा का होता है। तो इस तरह से लोहा इस्पात उद्योग जो है बहुत से उद्योगों का आधार प्रदान करता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा लोहा इस्पात उद्योग, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है, हमने उसको लॉक किया। और अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 29 नंबर, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो यहाँ पर है 4 ऑप्शन है, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना। तो जैसा कि आप किताब में पढ़े होंगे या इसके बारे में प्रमाणित किया गया है कि 8 गुना करता है ये, तो इसका आंसर होगा सी, और हमने इसको लॉक कर दिया और आप इसको याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य है, सत्य नहीं असत्य कह रहा है। पहला है कि सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, सही बात है। सड़क यातायात का एक ऐसा ही है कि आपको घर तक पहुँचा देगा, ठीक है। दूसरा, उबड़ खाबड़ भूमि पर बनाई जा सकती है, हाँ सड़क बनाना है तो जैसे उबड़ खाबड़ है नीच ऊंच है तो उसको बराबर करके बना दिया जाता है, ठीक है। तीसरा, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है,
यानी कड़ी का कार्य करने का मतलब कि अगर दो तरह के परिवहन व्यवस्था, जैसे हम मान लीजिए कि हम कोई रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और हमको एरोप्लेन पकड़ना है, तो एरोड्राम तक जाने के लिए हम सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं, यानी रेलवे स्टेशन और वो जो हवाई अड्डा है उसके बीच को जोड़ने का काम करता है सड़क मार्ग। तो ये भी सही है। इसका मतलब जो गलत है वह यह है कि रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये गलत है। क्या कि रेलवे में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, सड़क में कम होता है उससे। इसलिए इसका सही उत्तर है डी, हमने लॉक किया। और हम आपके लिए अगला क्वेश्चन ला रहे हैं 31 नंबर। मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? यानी विकास की बात हो रही कि कैसे हम जानें कि कोई देश विकास कर रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। तो ठीक है। तो जैसा कि आप किताब में पढ़े होंगे कि इसके लिए ये तीनों जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी, प्रति व्यक्ति आय भी। तो इस तरह से उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर होगा डी। हमने इसको लॉक किया और आप इसको याद करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी यानी हम लोग के बाद जो आगे आने वाले जो पीढ़ी है उसको भावी पीढ़ी कहेंगे। आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो इसमें धारणीय विकास आंसर होगा। धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी धारणीय विकास। धारणीय विकास का मतलब कि जिस तरह से आज हम लोग जिस तरह से आज हम लोग संसाधन का उपयोग करके और अपनी आवश्यकता को पूरा करते हुए विकास कर रहे हैं, यह सुविधा अगले आने वाले पीढ़ी को भी मिले, और वो भी कब, कैसे? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। तो उसको हम बोलेंगे धारणीय विकास। तो धारणीय विकास के लिए जो है धारणीय विकास जो है सो यही इसका आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हाँ, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। तो सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित कि संगठित? तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा संगठित, क्योंकि सलमा सबसे पहली बात सरकारी अस्पताल में काम करती है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का अपना कुछ नियम है कि उसको पहले एक नियुक्ति पत्र मिला होगा। नियुक्ति पत्र में जो है सेवा संबंधी सभी शर्तें दी गई होगी, उसमें क्या उसको वेतन मिलेगा, क्या भत्ता मिलेगा, कितना दिन की उसकी नौकरी होगी और कैसे सवेतन अवकाश होगा, ये सब रहता है। तो इस तरह से संगठित क्षेत्र हुआ। तो सलमा जो है वो संगठित क्षेत्र में है। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 34 नंबर। 34 नंबर है सेवा क्षेत्र में से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? पहला है कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी। नहीं, ये सेवा क्षेत्र नहीं है, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, यानी कृषि संबंधित सब। दूसरा है परिवहन, संचार और बैंकिंग। नहीं, दूसरा है चीनी, गुड़, ईंट बनाना। तो नहीं, ये भी नहीं है, उद्योग में आ जाएगा, ये द्वितीय क्षेत्रक है। तीसरा है परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये तृतीय क्षेत्रक है, यानी सेवा क्षेत्रक है। यानी इसका उत्तर होगा परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये जो है सेवा क्षेत्र की गतिविधियां हैं। इसको हमने लॉक किया सी नंबर को, और आप भी इसको याद रखेंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर। निम्न से कौन वस्तु विनिमय का, विनिमय मतलब बदला बदली। तो पहला में है एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, बिल्कुल विनिमय है ही, इसमें रुपया पैसा कोई झंझट नहीं है, यानी सामान के बदले सामान, 5 को बकरी देगा वो गाय मिलेगी, इसलिए इसका उत्तर होगा ए। हमने इसको लॉक किया, सही है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी का। वो तीनों काम बैंक करती है, ऋण भी देती है, जमा स्वीकार करती है और साख निर्माण भी करती है। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 37 नंबर। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, खाली जगह, देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, केवल एक से अधिक, किसी भी देश में नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी एक से अधिक। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो कारोबार है एक से अधिक देशों में होता है, और इसलिए इसका सही उत्तर है सी। लॉक किया हमने, और आप इसे याद रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो फोर्ड जो है सो अमेरिका की कंपनी है, और जैसा कि आप सुने होंगे या पढ़े होंगे, ये हमारे देश में चेन्नई में जो है सो इसका उद्योग है, ये फोर्ड मोटर्स का, और ये अमेरिका की कंपनी है। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 39 नंबर। 39 नंबर है हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और वस्तुओं के शुद्धता के लिए जो है सो सरकार ने कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं। तो हॉलमार्क जो है आभूषण के लिए है, यानी और जो गहना भी जिसको हम कह सकते हैं, आभूषण पर हॉलमार्क जो दिया जाता है उसके शुद्धता के लिए दिया जाता है, शुद्धता प्रमाणित करता है।
फिर हम अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का 40 नंबर कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त, 24 दिसंबर, 26 जनवरी, 5 जून। सही जवाब है इसका 24 दिसंबर, यानी 24 दिसंबर जो है सो उपभोक्ता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो झारखंड शिक्षा बोर्ड ने ये किया है, ये अभी अगले परीक्षा को देखते हुए और इसको निकाला है। तो ये 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसका जवाब हमने आपको दे दिया और मेरे तरफ से तो सब हमने सही दिया है। और अगर कुछ कहीं गलती हो भी गई होगी तो आपको कमेंट करेंगे, हम उसको सुधार करेंगे। हालांकि मेरे तरफ से तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और इसका आप जो है सो फ़ायदा उठाइए और इसके लिए जो आप लोगों ने टाइम दिया इसको देखने के लिए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।